नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कंप्यूटर अवेयरनेस की सीरीज़, जो कि आधारित होगी आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क, ईसीजीसी, पीओ और एनपीएस ग्रेड ए के लिए। ठीक है, आईबीपीएस आरआरबी में 40 सवाल तीनों ही एग्ज़ाम में जो रहेंगे, आपको जो एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, आरआरबी में 40, ईसीजीसी में 40 और एनपीएस में 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, एनपीएस ग्रेड ए में जो रहेंगे, आपको ऑफिसर जो लेवल की एग्जाम है उसमें 40 नंबर के 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ईसीजीसी पीओ में आपको 40 क्वेश्चन 20 नंबर के देखने को मिलेंगे और आईबीपीएस आरआरबी में 40 क्वेश्चन आपको 20 नंबर के देखने को मिलेंगे। दोस्तों, कंप्यूटर अवेयरनेस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बच्चे लाइटली ले लेते हैं, बहुत हल्के में ले लेते हैं, और फिर क्या होता है, एग्जाम में ऐसे सवाल फंस जाते हैं जिनका आंसर देते नहीं बनता है। ठीक है, तो इसी के लिए एक सीरीज़ शुरू कर रही हमने 1000 सीरीज़। जब तक एनपीएस का एग्ज़ाम नहीं होता तब तक ये सीरीज़ चलती रहेगी, अल्टरनेट डेज में आएगी, एक दिन छोड़कर। ठीक है, और जो हमारी एसबी अप्रेंटिस की जो सीरीज़ है वो 31 तारीख तक चलेगी, और उसमें हम मॉक्स डिस्कस कर रहे हैं आने वाले समय के लिए, और मॉक्स डिस्कस करेंगे। कल उसका चौथा मॉक में लेकर आएंगे। चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का सेशन। चलिए, ये रहा पहला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग is a set of rules for transferring data over a network। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क पर डेटा स्थानांतरित करने के लिए नियमों का एक सेट है। देखो, जब भी आप क्या करते हो, कोई भी नेटवर्क हुआ, माफ़ कीजिएगा, जैसे व्हाट्सएप पे आप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को क्या करते हो, मैसेजेस भेजते हो, तो उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लगते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे, प्रोटोकॉल कहते हैं। यानी कोई भी नेटवर्क हुआ, चाहे आप ईमेल भेज रहे हो, ठीक है, चाहे आप व्हाट्सअप कर रहे हो, चाहे टेलीग्राम पे कोई भी मैसेज वगैरह भेज रहे हो, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से, एक नेटवर्क के माध्यम से आप जो भी डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हो, ठीक है, वो किसके द्वारा होता है, प्रोटोकॉल्स के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज टू ओपन स्टार्ट मेन्यू। ठीक है, स्टार्ट मेन्यू को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस की का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, जब भी आपका एक जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड पर आप प्रेस करोगे कंट्रोल प्लस एस्केप, कंट्रोल और एस्केप को एक साथ दबाओगे ना, प्रेस करोगे, तो क्या खुल जाएगा, स्टार्ट मेन्यू खुल जाएगा। ठीक है, याद रखना। द बारकोड विच इज यूज्ड ऑन ऑल टाइप ऑफ आइटम्स इज रीड बाय a scanning device directly into the computer। What is the name of this scanning device? बारकोड, जिसका उपयोग सभी प्रकार की वस्तुओं पर किया जाता है, एक स्कैनिंग डिवाइस द्वारा सीधे कंप्यूटर में पढ़ा जाता है। इस स्कैनिंग डिवाइस का नाम क्या है। देखिए, अब क्या होता है, जब भी आप मॉल जाते होगे शॉपिंग करने, तो वहाँ पे है ना एक ऐसी पट्टियों वाला, धारियों वाला, वाइट और ब्लैक में, ठीक है, ये पट्टियाँ बनी रहती है प्रोडक्ट के पीछे। ठीक है, तो वो क्या होता है, बारकोड रहता है। और बारकोड को जिस डिवाइस से स्कैन किया जाता है उसे लेज़र स्कैनर कहते हैं। ठीक है, जिससे क्या होती है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, उसके जो कंप्यूटर रहता है उस पर जाती है कि उस पर डिस्काउंट कितने का दिया है, उसकी MRP क्या थी, ये सब चीज़ें आ जाती है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, जिस डिवाइस से क्या आता है, लेज़र स्कैनर कहते हैं। ठीक है, या और उसका दूसरा नाम क्या है, बारकोड रीडर। ठीक है, बारकोड रीडर है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर लेट्स यू रोटेट द टेक्स्ट इन एनी डायरेक्शन। निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा है जिससे आप टेक्स्ट को किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं। ठीक है, तो आंसर बनता है टेक्स्ट रोटेशन। टेक्स्ट रोटेशन में क्या होता है, आप टेक्स्ट को किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन होता है, कोई भी फ़ोटो होगा तो उसमें रोटेशन नाम का एक फ़ीचर होगा, तो वो किसी भी डायरेक्शन में घूम जाता है। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सॉफ्टवेयर दैट यूजेस अ पैटर्न मैचिंग टेक्निक टू एग्जामिन ऑल फाइल्स ऑन अ डिस्क लुकिंग फॉर हार्मफुल कोड। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हानिकारक कोड की तलाश में डिस्क पर सभी फाइलों की जांच करने के लिए एक पैटर्न मिलान तकनीक का उपयोग करता है। तो आंसर बनता है आपका एंटीवायरस। यदि आपकी किसी फाइल में वायरस है जिसके कारण आपका कंप्यूटर धीरे धीरे रुक रहा है, अगर
रुक के चल रहा है या मोबाइल है, तो आपने अगर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाल रखा है तो उसमें क्या होगा, जो वायरस जिस फाइल में रहेंगे उसे वो डिलीट कर देगा। ठीक है। रिपीटर वर्क्स ऑन विच लेयर ऑफ OSI मॉडल। ठीक है, OSI मॉडल की किस लेयर पर रिपीटर काम करता है। ठीक है, रिपीटर OSI मॉडल की कौन सी लेयर पे काम करता है, तो आपका आंसर जो बनता है वो बनता है फिजिकल लेयर पे। कौन सी लेयर पे, फिजिकल लेयर पे। ठीक है, देखो कौन कौन सी लेयर होती है एक OSI मॉडल में। सबसे पहले कौन सी होती है, एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर APP लिख दिया मैंने। फिर कौन सी होती है, प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, फिर कौन सी होगी, सेशन लेयर। फिर कौन सी होगी, ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, फिर कौन सी होगी, नेटवर्क लेयर। ठीक है, फिर कौन सी होगी, डेटा लिंक लेयर। ठीक है, और नीचे सबसे कौन सी होगी, फिजिकल लेयर। अब देखो इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, रिपीटर क्या है, फिजिकल डिवाइस है, तो क्या होगा, वो कहाँ पे होगी, फिजिकल लेयर पे होगी। अब इसको आप याद कैसे करेंगे याली, तो ऐसे करो, AP ST ND और आखिरी में P। मतलब क्या होगा, AP मतलब आप, ST मतलब स्पीड टेस्ट, ND मतलब नहीं, N मतलब नहीं, और D मतलब दे, और P से मतलब पाए। आप स्पीड टेस्ट नहीं दे पाए। ठीक है, A का मतलब एप्लीकेशन लेयर, B का मतलब प्रेजेंटेशन लेयर, S का मतलब सेशन लेयर, T का मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर, N का मतलब नेटवर्क लेयर, D का मतलब डेटा लिंक लेयर, और P का मतलब फिजिकल लेयर। ऐसे याद रख लो। ठीक है, विच नेटवर्क टोपोलॉजी इज हाई रिलायबल। कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी अत्यधिक विश्वसनीय है, तो आपका आंसर बनता है मैश टोपोलॉजी। ठीक है, मैश टोपोलॉजी क्या है, सबसे ज़्यादा रिलायबल होती है। ठीक है, अगला सवाल, अ स्पेशल हाई स्टोरेज एरिया विद इन द CPU इन ऑल डेटा मस्ट बी रिप्रेजेंट बिफोर इट कैन बी प्रोसेस इज कॉल्ड। CPU के भीतर एक विशेष उच्च गति स्टोरेज एरिया जिसमें संसाधित किए जाने से पहले सभी डेटा का प्रतिनिधित्व किया जाना चाहिए, उसे क्या कहा जाता है, रजिस्टर्स। रजिस्टर्स सबसे ज़्यादा, सबसे ऊपरी जो मेमोरी है वो होती है रजिस्टर्स। ठीक है, याद रखना, सबसे ऊपर रजिस्टर्स आती है, उसके बाद आपकी कैशे मेमोरी आती है, फिर प्राइमरी मेमोरी रैम रोम आ जाएगी, फिर आखिरी में आती है कौन सी, आपकी ये हार्ड डिस्क वगैरह। ठीक है, याद रखना। इन पावर पॉइंट द हेडर एंड फुटर बटन कैन बी फाउंड ऑन द इंसर्ट टैब इन विच ग्रुप। पावर पॉइंट में हेडर और फुटर बटन किस ग्रुप में इंसर्ट टैब पर पाया जाता है, यानी इंसर्ट टैब के किस ग्रुप में पाया जाता है पावर पॉइंट में, क्या, हेडर और फुटर। तो आंसर बनता है टेक्स्ट ग्रुप में। हेडर फुटर के द्वारा क्या करते हो आप, या तो ऊपर लिख सकते हो, नीचे लिख सकते हो, क्या कर सकते हो, लिख सकते हो ना। तो टेक्स्ट में पाया जाता है। आप स्लाइड में क्या करा रहे हो, इंटर करा रहे हो, क्या करा रहे हो, इंटर करा रहे हो टेक्स्ट को। ठीक है, तो टेक्स्ट ग्रुप में पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच जनरेशन डिड मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्टिंग। किस पीढ़ी में मल्टी प्रोग्रामिंग की शुरुआत हुई थी, तो आंसर बनता है आपका थर्ड जनरेशन। कब हुई थी, थर्ड जनरेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ द डेटा अबाउट अ सिंगल एंटिटी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक इकाई के संदर्भ में डेटा का संगठित संग्रह है। ठीक है, तो आपका आंसर बनता है रिकॉर्ड। इनमें से कोई नहीं, क्या है, रिकॉर्ड। MIDI स्टैंड्स फॉर, MIDI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपका आंसर बनता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ठीक है, ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ओपन फाइल मेन्यू ऑप्शन इन करंट प्रोग्राम। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग चालू प्रोग्राम में फाइल मेन्यू विकल्प खोलने के लिए किया जाता है, तो आंसर बनता है Alt+F का। Alt+F का इस्तेमाल क्या होता है, जो प्रोग्राम आपका चालू है पहले से, उसमें फाइल मेन्यू के विकल्प को खोलने में
किया जाता है। आईपी एड्रेस 128.167.152.2 बिलोंग्स टू विच क्लास। ठीक है, आईपी एड्रेस, ये वाला जो आईपी एड्रेस है किस क्लास से संबंधित है, तो क्लास बी से। अब देखो इसको कैसे पता चला मुझे, ये देखो जो क्लास ए होती है, ये कहाँ से होती है, 1 से लेके 126 तक। जो 127वां रहता है वो स्टैंडर्ड बाय डिफॉल्ट आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, और जो दूसरी होती है 128 से लेकर 191 तक होती है। अरे चल जा, पेन नहीं चल रहा मेरा। ठीक है, जो सी क्लास होती है 192 से लेके 223 तक होती है। डी क्लास जो होती है 224 से लेकर 239 तक होती है। और जो पांचवी जो क्लास होती है 240 से लेकर कितनी होती है, 255 तक होती है IPv4 में। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 में। ठीक है, याद रखना। तो शुरुआत का डिजिट देखेंगे 128। 128 काय में आ रहा है, क्लास बी में आ रहा है। तो ये कौन सी क्लास का है, 128, तो वह क्लास बी का है ये आईपी एड्रेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग कैरीज सिग्नल्स दैट कंट्रोल द एक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। निम्नलिखित में कैसे कौन सिग्नल कंप्यूटर के कार्यों को नियंत्रित करता है। ठीक है, इनमें से कौन कंप्यूटर के कार्यों पर को नियंत्रित करता है, तो आंसर बनता है आपका कंट्रोल बस। कंट्रोल बस जो रहता है कंप्यूटर के कार्यों को नियंत्रित करता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ एरर दैट कंपाइलर कैन चेक। इनमें से कौन सी एरर है जिसे एक कंपाइलर जांच सकता है, तो आंसर बनता है सिंटेक्स एरर। कंपाइलर की सहायता से क्या सिंटेक्स की एरर को, यानी आपका प्रोग्राम जो स्टेप बाय स्टेप बना है उसके द्वारा क्या कर सकते हैं, हम जांच सकते हैं। Which of the following heading element display text with the same size as a normal text written in HTML document। निम्नलिखित शीर्षक तत्वों में से HTML डॉक्यूमेंट में लिखे गए सामान्य टेक्स्ट के समान आकार के साथ प्रदर्शित करता है, यानी कि नॉर्मल साइज इनमें से कौन से टेक्स्ट एलिमेंट में होगा, तो आंसर बनता है H4। पढ़ लो इसको। ठीक है, H4 में क्या होगा, सेम यानी कि नॉर्मल प्लेन होगा। H1, H2 और H3 में क्या होते हैं, लार्जर होते हैं, नॉर्मल से ज़्यादा बड़े होते हैं। और H5 और H6 में क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं। ठीक है, H5 और H6 में क्या होंगे, H6 भी होता है। H6 और H5 में क्या होंगे, नॉर्मल से छोटे होंगे। ठीक है, इसमें क्या होंगे, छोटे। और H1, H2, H3 में क्या होंगे, टेक्स्ट आपके बड़े होंगे। ठीक है, H4 में क्या होंगे, आपके नॉर्मल होंगे। ठीक है, याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसलेटर प्रोग्राम यूज्ड फॉर असेंबली लैंग्वेज। निम्नलिखित में से कौन सा अनुवादक प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज के लिए प्रयोग किया जाता था, तो आंसर बनता है असेंबलर। ठीक है, असेंबलर क्या करता था, असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलता था। अ डैश is a component of the motherboard which observe the heat produced by the processor and other component of a computer। डैश मदरबोर्ड का एक घटक है जो प्रोसेसर और कंप्यूटर के अन्य घटकों द्वारा उत्पादित ऊष्मा को अवशोषित करता है, तो आपका आंसर बनता है हीट सिंक। अब क्या होता है, जब आप लैपटॉप नहीं है, अगर आपने कंप्यूटर देखा होगा, ठीक है, ये CPU है। CPU के पीछे की साइड क्या होता है कि ये इतना बड़ा क्या होता है कि ये स्पेस रहता है, यहाँ पे क्या हीट सिंक यानी कि जो पंखा है वो लगा रहता है। आपके घर में जो एग्जॉस्ट फैन लगा होता है ना, उसका उदाहरण समझो। एग्जॉस्ट फैन क्या करता है, गर्म हवा को जो रहता है बाहर धकेलता है, यानी कि जब हमारे घर गर्म रहते हैं, ठीक है, गर्मी में जब हीट यानी कि उमस होने लगती है घर में, तो वो उमस होती है जब, तो गर्म जो हवा हमारे घर में रहती है तो उसको क्या बाहर फेंकता जाता है। ठीक उसी तरह से जब भी कंप्यूटर चालू होता है या रन करता है तो उसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं क्या गर्म होते जाते हैं, और ये हीट सिंक के द्वारा क्या होती है, हवा जो गर्म हवा रहती है ये CPU में बाहर जाती रहती है। ठीक है, जिससे क्या होता है पूरा सर्किट रहता है कंप्यूटर के अंदर का वो ठंडा रहता है, और जिससे कंप्यूटर आसानी से काम करता रहता है। ठीक है, याद रखना।
व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चिप विच हैज़ मोर देन वन प्रोसेसर ऑन इट? उस चिप का नाम बताइए जिसमें एक से अधिक प्रोसेसर होते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर बनता है मल्टी प्रोसेसिंग चिप। क्या होता है मल्टी प्रोसेसिंग चिप? देखो, एक होगी तो क्या होगा, सिंगल प्रोसेसिंग होगी, एक से अधिक मतलब मल्टी प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन है आपका, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल ऑल एक्सेल फॉर्मूला स्टार्ट? ठीक है, निम्नलिखित प्रतीकों में से किससे सभी एक्सेल फॉर्मूला शुरू होते हैं? यानी कि कोई भी अगर आपको कैलकुलेशन करना है एक्सेल शीट पर, तो एक्सेल के जो फॉर्मूले होंगे किससे स्टार्ट होंगे? तो ये जो बराबर का साइन है ना, इक्वल का साइन, उससे स्टार्ट होंगे, याद रखना। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ स्प्रेडशीट? एक स्प्रेडशीट को प्रयोग करने का लाभ क्या होता है? ठीक है, कैलकुलेशन कैन बी डन ऑटोमेटिकली, गणना स्वचालित रूप से हो सकती है। भैया हाँ, ये तो होता है। ठीक है, चेंजिंग डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट कैलकुलेशन। ठीक है, जब हम कैलकुलेशन करते तो डेटा भी अपने आप हो जाता है सही, बिल्कुल हाँ हो जाता है। परिवर्तित डेटा स्वचालित रूप से गणना का अद्यतन करता है, ये होता ही होता है, तो सेकंड का था हिंदी। मोर फ्लेक्सिबिलिटी, अधिक लचीला, बिल्कुल होता है। तो आपका आंसर क्या बनता है इसमें से? ऑल ऑफ दिस। ठीक है, विच ऑपरेशन परफॉर्म एज अ सेट यूनियन ऑफ टू सिमिलर स्ट्रक्चर टेबल? कौन सा ऑपरेशन दो समान रूप से संचारित टेबलों का एक सेट यूनियन करता है? तो आंसर उसी में मिल गया आपको, यूनियन, सेट यूनियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, whose function is to convert computer generated result into the human acceptable form? किसका काम कंप्यूटर उत्पन्न परिणाम को मानव स्वीकृति फॉर्म में रूपांतरित करना है? तो आंसर बनता है आपका आउटपुट इंटरफेस। मतलब आपने कोई भी कमांड दी किसको, कंप्यूटर को, किसके द्वारा? या तो आपने दी माउस के द्वारा या फिर दी कीबोर्ड के द्वारा। तो फिर क्या होगा, स्क्रीन पर, मॉनिटर की स्क्रीन पर आपको क्या दिखेगा, उसका रिजल्ट दिखेगा। ठीक है, आपने डाला लर्निंग IQ यूट्यूब के ऊपर, मेरा ये जो हमारा चैनल है वो आपके सामने आ गया। यानी कि आपने क्या करा कि कमांड डाली लर्निंग IQ यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, किसके द्वारा दी आपने कमांड? ये दी आपने कीबोर्ड के द्वारा। ठीक है, एकदम रिजल्ट आ गया। रिजल्ट कहाँ पे आया? आपका आपकी स्क्रीन पे आया, मतलब आउटपुट डिवाइस के ऊपर आया। ठीक है, याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फाइल एक्सटेंशन इन डॉस? डॉस में निम्नलिखित में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन है? तो आंसर बनता है ये सभी है, EXE भी है, बैट भी है, कॉम भी है। ठीक है, याद रखना। Which among the following option is the application that combine text, sound, graphics, motion, video and animation? निम्नलिखित में से कौन सी एप्लीकेशन टेक्स्ट, ध्वनि, ग्राफिक्स, मोशन वीडियो या एनिमेशन को जोड़ता है? तो आंसर बनता है आपका मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया में क्या आ जाता है? आपके टेक्स्ट भी आ जाते हैं, ध्वनि भी आ जाती है, ग्राफिक्स भी आ जाते हैं, मोशन वीडियो एनिमेशन भी हो जाता है। ठीक है, और जो अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये क्या है, मल्टीमीडिया ही है, क्योंकि इसमें टेक्स्ट भी आपको देखने को मिल रहा है, ग्राफिक्स भी देखने को मिल रही है, मेरा लोगो देखने को आपको मिल रहा है। ठीक है, हर चीज़ आपको देखने को मिल रही है, तो क्या है, मल्टीमीडिया। नेक्स्ट है ना, फोर्ट्रन इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर? फोर्ट्रन क्या है? प्रोग्रामिंग भाषा है, यह डैश के लिए उपयुक्त है। ठीक है, फोर्ट्रन का फुल फॉर्म क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, इसका इस्तेमाल काय के लिए है ना, कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग को करने के लिए आता है। यानी कि क्या आएगा आंसर आपका? साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए इसका यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर अटेम्प्ट्स बाय इंडिविजुअल टू ऑब्टेन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू बाय फ्लैशिंग देयर आइडेंटिटीज? डैश व्यक्तियों द्वारा उनकी पहचान को गलत साबित करके आपसे गोपनीय जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता है। कौन करता है? फिशिंग होता है, उसको क्या बोलते हैं? फिशिंग। देखो अभी क्या हो रहा है कि एक एयरटेल पेमेंट बैंक ने एक उसका एयरटेल सेफ एक फीचर जारी करा, उसका एडवर्टाइजमेंट भी आता है। उसमें क्या होता है, दो ठग रहते हैं। ठीक है, उसमें एक लड़की बोलती है, जो लड़की रहती है वो भी क्या होती है, चीटर होती है, ठग रहती है। वो एक सीनियर सिटीजन को फ़ोन करती है, बोलती कि अंकल आपने एक पॉलिसी खरीदी थी 94 में, शायद ऐसा कुछ ईयर बताती है वो, कि आपके
83,000 ऐसा कुछ हो गए हैं, और आपकी जो पॉलिसी वो मैच्योर हो चुकी है, तो आपको उसका क्लेम करना पड़ेगा, नहीं तो वो आज एक्सपायर हो जाएगी। फिर वो सीनियर सिटीजन कहते हैं कि आप प्लीज़ कुछ करिए। उन्हें वाला ठीक है, आपके फ़ोन पे मैसेज, आपका डेट ऑफ बर्थ बताइए। उन्हें वाला हाँ ठीक है, ये बता दिया, नाम बता दिया, और वो मैसेज आता है मोबाइल पे। अब ये क्या कर रही है, वो ठग जो क्या कर रही है, वो कर रही है कि उस भोले भाले इंसान की आइडेंटिटीज ऑब्टेन कर रही है अपने फ़ायदे के लिए। अब अगर वो क्या कर रही है, फिशिंग ही कर रही है, वो एक तरह से आइडेंटिटी कर रही है, यानी कि झूठ बोलकर उसकी आइडेंटिटी पूरी आपने पास ले रही है, ओटीपी वगैरह सब ले रही है, जिससे क्या होगा, उसके खाते में पूरा पैसा चले जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, ठीक है। तो किसी को भी अपनी आइडेंटिटी ना बताएं, उसे फिशिंग बोलते हैं, ठीक है। विच इज़ द कमांड यूज टू रिमूव टेक्स्ट और ग्राफिक फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट एंड इंफॉर्मेशन इज देन stored on a clipboard so you can paste it later on। किसी दस्तावेज से टेक्स्ट या ग्राफिक्स को हटाने के लिए उपयोग किए जाने वाली कमांड कौन सी है, जिससे वह क्लिप बोर्ड में संग्रहित हो जाती है ताकि आप इसे बाद में पेस्ट कर सकें। तो आंसर आपका बनता है कट, ठीक है। कट, जैसे आपने कोई कट करी, यानी कोई भी चीज़ चाहे इंटरनेट से लेके वेबसाइट आपने कट करी, तो वो कहाँ पे सेव हो जाती है, क्लिप बोर्ड में हो जाती है, ठीक है, याद रखना। इन रेलवे विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर इज यूज, रेलवे में किस तरह के कंप्यूटर यूज होते हैं, तो आंसर याद रखना मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं। क्या मेन फ्रेम कंप्यूटर रेलवे में यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्वर यूजेस डैश एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू सपोर्ट इट्स क्लाइंट कंप्यूटर, ठीक है। एक सर्वर अपने क्लाइंट कंप्यूटर का समर्थन करने के लिए डैश एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है। कौन से करता है, बैक एंड का करता है, ठीक है, बैक एंड एप्लीकेशन का यूज करता है। अगला सवाल, द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन MS पावर पॉइंट इज, MS पावर पॉइंट में तो अधिकतम जूम प्रतिशत होता है, वो कितना होता है, याद रखना 400%। कितना होता है, 400%। Retail employees typically uses dash terminal to process sale transaction। खुदरा कर्मचारी आमतौर पर बिक्री लेन देन को संसाधित करने के लिए डैश टर्मिनल का उपयोग करते हैं। आंसर आएगा पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल। अगला सवाल है आपका, व्हाट टाइप ऑफ वेब टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स न्यूज़ दैट कैन ऑटोमेटिकली डाउनलोड राइट टू योर डेस्कटॉप। किस प्रकार की वेब तकनीक समाचार प्रदान करती है जो स्वचालित रूप से आपके डेस्कटॉप पर डाउनलोड हो सकती है। आंसर बनता है आपका RSS फीड। क्या है, RSS फीड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट एन ऑक्टेल नंबर, इनमें से कौन सा ऑक्टेल नंबर नहीं है। देखो सबसे पहले नंबरिंग की बात करते हैं। देखो बाइनरी क्या 0 1 के फॉर्म में काम करता है। 0 का मतलब क्या होता है, ऑफ। 1 का नंबर मतलब क्या होता है, ऑन, ठीक है। कहाँ चला गया, ये रहा, ठीक है। ऑक्टल 0 से 7 की रेंज में काम करता है, ठीक है। 0 1 2 3 4 7 5 6 6 7, ये क्या 8 डिजिट होगा, इसके अंदर 0 भी इंक्लूड होके, ठीक है। डेसिमल में 0 से लेके 10 होते हैं, ठीक है। और हेक्साडेसिमल में कितना होता है, 0 से लेके 15 होते हैं, ठीक है। 9 के बाद 10 को A, 11 को B, 12 को C, 13 को D, 14 को E और 15 को F नाम दिया जाता है। तो ठीक है, इसमें देख लो 125 है, ये तो है ऑक्टेल, ठीक है। 259 ये नहीं है क्योंकि 9 आ गया, तो ये क्या है, ऑक्टेल नहीं है। तो आंसर क्या आएगा आपका, B या सेकेंड। नेक्स्ट, इन MS एक्सेल एन एक्टिव सेल इज, MS एक्सेल में एक सक्रिय सेल होता है, क्या होता है, वह
जिसमें यूज़र अभी काम कर रहा है. द वन इज विच द यूज़र इज करंटली वर्किंग. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द टर्म यूज्ड व्हेन द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टेक्नोलॉजी टू डील विद सिटीजन, बिजनेस एंड अदर गवर्नमेंट एजेंसीज. जब सरकार नागरिकों, व्यवसायों और अन्य सरकारी एजेंसियों से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग करती है, उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर आपका बनता है ई गवर्नमेंट. किस चीज़ का? ई गवर्नमेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिजाइन टू गार्ड अगेंस्ट द अनऑथोराइज एक्सेस टू अ कंप्यूटर नेटवर्क. निम्नलिखित हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क में अनाधिकृत पहुंच के खिलाफ सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है? तो आंसर बनता है फायरवॉल. क्या है? फायरवॉल है. अब फायरवॉल क्या होता है? इज अ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर. या तो हार्डवेयर हो सकता है, सॉफ्टवेयर हो सकता है, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है. फायरवॉल प्रिवेंट द अनऑथोराइज एक्सेस टू अ फॉर्म अ प्राइवेट नेटवर्क. किसी भी प्राइवेट नेटवर्क में अनऑथोराइज एक्सेस से बचाता है. ठीक है. जैसे आप लॉक लगा के रखते हो ना अपने फ़ोन में, कोई देख ना सके, वैसा ही है ये, कि आप जिससे नहीं चाहते हो वो आ नहीं सकता. ये है ना, फायरवॉल का काम है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ गाइडेड मीडिया. इनमें से कौन सा एक निर्देशित मीडिया नहीं है? ठीक है, गाइडेड मीडिया नहीं है. तो आंसर बनता है वाईफाई. ठीक है, वाईफाई. आखिरी सवाल है आज का. व्हाट टाइप ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन हार्डवेयर अलाउ यू टू एक्सेस द वेब. ठीक है, किस तरह का दूर संचार हार्डवेयर आपको वेब तक पहुंचने की अनुमति देता है? तो आपका आंसर बनता है मॉडेम. क्या बनता है? मॉडेम. मॉडेम के बिना क्या